कल्पना कीजिए, आपके सामने एक मंच है। हजारों लोग बैठे हैं, सबके चेहरे पर उत्सुकता है और आपसे सिर्फ एक नाम सुनना चाहते हैं, नेल्सन मंडेला। ये नाम सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के किसी नेता का नहीं, बल्कि पूरी मानवता के एक प्रतीक का है। ऐसा इंसान जिसने अन्याय की आग में जलते हुए भी अपनी आत्मा को राख नहीं होने दिया। ऐसा योद्धा जिसने 27 साल जेल की अंधेरी कोठरी में बिताए, लेकिन दिल में आशा की लौ बुझने नहीं दी। भारत में जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बातें करते हैं, तो हमें महात्मा गांधी याद आते हैं। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का मार्ग हमें सिखाता है कि संघर्ष सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि सच्चाई और धैर्य से भी जीता जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका की धरती ही वह जगह थी जहां गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, और कई साल बाद उसी धरती पर नेल्सन मंडेला ने गांधी की शिक्षाओं को अपने तरीके से जिया। मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में मदिबा कहा जाता है, जो उनके कुल का नाम है। वहाँ ये नाम सम्मान और प्यार से बोला जाता है, जैसे हम किसी को बापू या चाचा कहकर संबोधित करते हैं। अब जरा सोचिए, कैसा होगा वो इंसान जिसे उसकी ही सरकार ने आतंकवादी कहा, लेकिन पूरी दुनिया ने शांति का प्रतीक मान लिया। कैसा होगा वो व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ इसीलिए समर्पित कर दिया कि उसके देश के लोगों को इंसान मानकर जीने का अधिकार मिले। भारत में हर किसी के दिल में ये सवाल आता है, हमें मंडेला की कहानी क्यों सुननी चाहिए? जवाब सीधा है, क्योंकि मंडेला सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के हीरो हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत है और आत्मा साफ है तो बदलाव निश्चित है। उनकी जिंदगी किसी दार्शनिक किताब जैसी है, जिसमें हर पन्ना हमें साहस, धैर्य, क्षमा और उम्मीद का पाठ पढ़ाता है। उनके बारे में जानना ऐसे है जैसे हम एक आईना देख रहे हों, जिसमें हमें अपनी ही समस्याओं के हल की झलक दिखाई देती हो। भारत जैसे देश में, जहां जातीयता, गरीबी, अन्याय और असमानता जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं, मंडेला की सीख बहुत मायने रखती है। जब हम उनकी यात्रा सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी समस्याएं भी हल हो सकती हैं, बशर्ते हम डरे नहीं और हार न मानें। ये परिचय केवल शुरुआत है। आगे हम उनके बचपन, संघर्ष, जेल की यातनाओं और राष्ट्रपति बनने तक के सफर को गहराई से जानेंगे। लेकिन याद रखिए, ये कहानी किसी किताब की सूखी लाइनों की तरह नहीं होगी, बल्कि आपको लगेगा जैसे आप मंडेला के साथ चल रहे हों, उनके गांव की मिट्टी में, जेल की अंधेरी कोठरी में और अंततः राष्ट्रपति भवन की ऊंचाई पर। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। कहानी का ये पहला अध्याय हमें यह एहसास दिलाता है कि मंडेला का नाम सिर्फ एक राजनीतिक शख्सियत का नहीं, बल्कि एक जीवंत विचार का है, और वह विचार है मानवता की जीत। 1918 की बात है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में स्थित ट्रांस्केई क्षेत्र का एक छोटा सा गांव था, मवेजो। यही वह जगह थी जहां 18 जुलाई को एक छोटे बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रोलेलाला। ये नाम उनकी भाषा में एक दिलचस्प अर्थ रखता है, शरारती या पेड़ की टहनी हिलाने वाला। शायद यही नाम उनके स्वभाव का संकेत था, क्योंकि आगे चलकर उन्होंने सचमुच उस पेड़ की सबसे बड़ी टहनी को हिला दिया, जिसे पूरी दुनिया रंगभेद के नाम से जानती थी। बचपन में मंडेला बहुत साधारण जीवन जीते थे। उनका परिवार थीम्बू जनजाति से आता था। वे लोग खेती बाड़ी करते, पशु पालते और सामूहिक जीवन जीते थे। न बिजली थी, न आधुनिक सुख सुविधाएं। बच्चे दिन भर खुले मैदानों में खेलते, नदियों में तैरते और रात को तारों के नीचे सो जाते। लेकिन इस सादगी भरे जीवन के बीच मंडेला का बचपन अलग तरह की कहानियों से भरा था। उनकी दादी अक्सर उन्हें पूर्वजों की गाथाएं सुनाती, वीर योद्धाओं की, जिन्होंने अपने कबीले और संस्कृति की रक्षा की थी। ये कहानियां मंडेला के दिल में गहरी उतर गईं। उन्हें लगा कि जीवन का असली मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान के लिए खड़ा होना है।
मंडेला के पिता गदला हेनरी गांव के मुखिया थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार से टकराव के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया। इस घटना ने छोटे मंडेला को ये सिखाया कि सत्ता और अन्याय अक्सर साथ चलते हैं, और अगर आपको सच बोलना है तो मुश्किलें झेलने के लिए तैयार रहना होगा। पिता के निधन के बाद मंडेला को थेम्बू जनजाति के राजा जोंगेताबा के घर पाला गया। यह उनके जीवन का बड़ा मोड़ था। अब वे सिर्फ गांव के साधारण बच्चे नहीं रहे, बल्कि राजदरबार के वातावरण में पले बड़े। यहाँ उन्होंने नेतृत्व, परंपराएं और राजनीति की शुरुआती झलकियां देखीं। मंडेला को शिक्षा का अवसर मिला, जो उस समय अश्वेत बच्चों के लिए दुर्लभ था। जब वे स्कूल गए तो उनकी अध्यापिका ने उनका नया नाम रखा, नेल्सन। ये ब्रिटिश परंपरा थी कि अफ्रीकी बच्चों को ईसाई नाम दिए जाते। इस तरह रोलेहलाला अब नेल्सन मंडेला बन गए। लेकिन उनके भीतर का असली रोलेहलाला, यानी शरारती, टहनी हिलाने वाला, हमेशा जिंदा रहा। वे सवाल पूछते, बहस करते और न्याय की बातें करते। उन्हें अपनी जनजाति की संस्कृति पर गर्व था, लेकिन साथ ही वे देख रहे थे कि गोरे शासक उनके लोगों को नीचा दिखाते हैं। युवा मंडेला अक्सर सोचते थे, क्या काला होना वाकई अपराध है? क्यों हमें स्कूल, बसों, दफ्तरों और यहाँ तक कि ज़मीन तक से वंचित किया जाता है? इन सवालों ने उनके भीतर एक आग जला दी, जो आगे चलकर पूरे दक्षिण अफ्रीका को रोशन करने वाली थी। उनका बचपन एक तरफ मासूमियत और कहानियों से भरा था, तो दूसरी तरफ अन्याय और भेदभाव की चुभन से। यही दोनों पहलू मिलकर उनके व्यक्तित्व की नींव बने। याद रखिए, अगर मंडेला का बचपन इतना सादा और संघर्षपूर्ण न होता, तो शायद वे वह मजबूत नेता नहीं बन पाते जिन्हें आज पूरी दुनिया पूजती है। नेल्सन मंडेला का बचपन गांव की मिट्टी और जनजातीय परंपराओं के बीच बीता। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, शिक्षा ने उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। यही शिक्षा उन्हें गांव के खुले मैदानों से निकालकर शहर की भीड़, विश्वविद्यालय की बहसों और अंततः राजनीति के अखाड़े तक ले गई। स्कूल से शुरू हुआ सफ़र। जब मंडेला स्कूल में पढ़ते थे, तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शिक्षा एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जिससे आप न केवल अपनी सोच को पैना कर सकते हैं, बल्कि समाज के अन्याय को भी चुनौती दे सकते हैं। उनकी अध्यापिका, जो ब्रिटिश पद्धति से पढ़ाती थीं, ने उन्हें अंग्रेजी, इतिहास और पश्चिमी संस्कृति से परिचित कराया। वहीं अफ्रीकी बच्चों को ईसाई नाम देने की परंपरा भी अपनाई गई। इसीलिए रोलेहलाला अब नेल्सन कहलाने लगे। लेकिन शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। मंडेला अपने साथी बच्चों से पूछते, बहस करते और अक्सर अपने लोगों की कहानियों को किताबों से जोड़ते। उन्हें लगता था कि किताबें कुछ और कहती हैं और ज़मीन की हकीकत कुछ और है। यह असमानता उन्हें बेचैन करती थी। कॉलेज की नई दुनिया। युवा होने पर मंडेला को फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी भेजा गया। यह उस समय दक्षिण अफ्रीका का एकमात्र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था, जहां अफ्रीकी छात्रों को पढ़ने का अवसर मिलता था। ये जगह उनके जीवन में क्रांति का केंद्र साबित हुई। फोर्ट हरे में मंडेला की मुलाकात कई होनहार और महत्वाकांक्षी युवाओं से हुई। ये सभी अपने अपने समाज से अन्याय और भेदभाव की कहानियां लेकर आए थे। वे चर्चा करते, योजनाएं बनाते और बदलाव का सपना देखते। यहाँ मंडेला ने पहली बार नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाई। वे छात्र राजनीति में शामिल हुए और छात्रों के अधिकारों की आवाज़ उठाने लगे। लेकिन यही सक्रियता उन्हें मुश्किलों में भी ले आई। जब मंडेला ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों के साथ मिलकर विरोध किया, तो उन्हें बाहर कर दिया गया। ये घटना उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ थी। उन्होंने सीखा कि सत्ता हमेशा विरोध को दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन सच्चा नेता वह है जो दबने से इनकार करे। जोहान्सबर्ग की ओर। विश्वविद्यालय से निकाले जाने के बाद मंडेला जोहान्सबर्ग आ गए। ये शहर उनके लिए एक नई दुनिया था। यहाँ चकाचौंध भी थी और गरीबी भी। यहाँ सोने की खदानों में काले मजदूर दिन रात पसीना बहाते, जबकि गोरे अफसर आलीशान मकानों में रहते। मंडेला ने देखा कि शहर में भी वही रंगभेद की दीवारें थीं जो गांव में थीं,
लेकिन और मजबूत और क्रूर रूप में। काले लोगों को बसों, रेस्तरां और बाग बगीचों तक में अलग बैठना पड़ता। उन्हें अच्छे मकान किराए पर नहीं मिलते। पुलिस उन्हें बेवजह रोकती और अपमानित करती। इसी दौरान मंडेला ने वकालत की पढ़ाई शुरू की। कानून उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, बल्कि अन्याय से लड़ने का हथियार था। उन्होंने महसूस किया कि अगर न्यायालय में जाकर आवाज़ उठाई जाए तो शायद इस व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। दोस्ती और विचारों की दुनिया। जोहान्सबर्ग में मंडेला की मुलाकात वॉल्टर सिसुलू और ओलिवर टैम्बो जैसे युवाओं से हुई। ये लोग पहले से ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंक में सक्रिय थे और काले लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। मंडेला को यहाँ एक परिवार मिल गया, विचारों का परिवार। सिसुलू ने उन्हें राजनीतिक बैठकों में ले जाना शुरू किया। वहाँ मंडेला ने पहली बार जनता की पीड़ा सुनी, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की। वे समझने लगे कि उनकी व्यक्तिगत तकलीफें किसी एक की कहानी नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज की हैं। मंडेला ने कार्ल मार्क्स, गांधी और अफ्रीकी विचारकों को पढ़ा। गांधी का सत्याग्रह उन्हें गहराई से छू गया। वे समझ गए कि असली ताकत हिंसा में नहीं, बल्कि जनता की एकजुटता और धैर्य में है। वकालत और संघर्ष। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मंडेला ने ओलिवर टैम्बो के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत वकालत फर्म खोली। ये कदम ऐतिहासिक था, क्योंकि यहाँ पहली बार गरीब अश्वेत लोग बिना डर के आकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते थे। मंडेला रोज गरीब मजदूरों से मिलते, उनकी कहानियां सुनते और अदालत में उनका पक्ष रखते। अक्सर गोरे जज उनके मुवक्किलों को न्याय देने से इनकार कर देते, लेकिन मंडेला का संघर्ष जारी रहता। धीरे धीरे वे जनता की नज़रों में नायक बनने लगे। युवा मंडेला की सोच। युवा मंडेला अब तक ये समझ चुके थे कि बदलाव केवल किताबों या अदालतों से नहीं आएगा। इसके लिए राजनीतिक संगठन, जनता की शक्ति और संघर्ष की जरूरत होगी। वे मानते थे कि शिक्षा और कानून व्यक्ति को ताकत देते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब पूरा समाज मिलकर खड़ा होता है। उनकी यह सोच आगे चलकर रंगभेद के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलन की नींव बनी। निष्कर्ष। मंडेला का ये युवा काल एक तरह से उनके व्यक्तित्व का निर्माण काल था। यही वह समय था जब उन्होंने पढ़ाई से न्याय का हथियार पाया, शहर की असमानताओं से लड़ाई का मकसद पाया और दोस्तों से संघर्ष का रास्ता पाया। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि किसी महान नेता का निर्माण एक दिन में नहीं होता। ये धीरे धीरे शिक्षा, अनुभव, दोस्ती और कठिनाइयों के मेल से होता है। मंडेला ने अपनी जवानी में ये तय कर लिया था कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जिएंगे, और यही संकल्प उन्हें आगे जेल की सलाखों तक और वहां से राष्ट्रपति भवन तक ले गया। अब अगला अध्याय है रंगभेद, अपार्थाइड का सच। ये हिस्सा बहुत गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रंगभेद की भयावहता को महसूस नहीं करेंगे तो मंडेला के संघर्ष की महत्ता भी अधूरी लगेगी। रंगभेद क्या था? अपार्थाइड यानी रंगभेद एक सरकारी नीति थी जिसे 1948 में दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार ने लागू किया। इसका सीधा मतलब था नस्लीय अलगाव। गोरों और काले लोगों को समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ तक कि जीवन के हर क्षेत्र में अलग कर दिया गया। गोरे लोग हुकूमत करते और अश्वेत लोग गुलामों की तरह जीने पर मजबूर थे। सोचिए, कैसा होगा वो समाज जहाँ बसें अलग हों, स्कूल अलग हों, अस्पताल अलग हों, पार्क, रेस्तरां, यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय भी अलग हों। और सिर्फ यही नहीं, गोरे लोग आलीशान मोहल्लों में रहते, जबकि अश्वेतों को शहरों से बाहर की बस्तियों में धकेल दिया गया। एक अश्वेत का जीवन, किसी काले व्यक्ति का जीवन लगातार डर और अपमान में गुजरता था। अगर कोई अश्वेत बिना पासबुक, एक तरह का पहचान पत्र, के गोरे इलाके में पाया जाता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। किसी अश्वेत को अपनी जमीन पर मालिकाना हक नहीं था। मजदूरी में भी गोरों को ऊंची तनख्वाह मिलती और काले लोगों को आधी से भी कम। अगर कोई अश्वेत गोरे व्यक्ति की आंखों में सीधे देख लेता तो ये भी अपराध माना जाता।
ये स्थिति भारतीय श्रोताओं को हमारे औपनिवेशिक गुलामी के दौर की याद दिलाती है। जैसे अंग्रेज हमें अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में गोरों ने अश्वेतों के साथ किया। शिक्षा पर नियंत्रण, बैंटू एजुकेशन। गोरे शासकों ने एक नई शिक्षा नीति बनाई, बैंटू एजुकेशन सिस्टम। इसमें अश्वेत बच्चों को केवल इतना ही पढ़ाया जाता कि वे छोटे मोटे मजदूर या नौकर बन सकें। उनसे कहा जाता, तुम्हारा काम डॉक्टर या इंजीनियर बनना नहीं है, बल्कि खेतों और खानों में काम करना है। ये सुनकर मंडेला जैसे पढ़े लिखे युवा आग बबूला हो जाते थे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ अन्याय नहीं, बल्कि भविष्य की हत्या है। हिंसा और पुलिस का आतंक। अगर कोई काला व्यक्ति रंगभेद का विरोध करता तो पुलिस तुरंत उस पर टूट पड़ती। 1948 से लेकर 1960 तक हजारों अश्वेत लोगों को जेल में ठूंस दिया गया। 1960 में शापविल नरसंहार हुआ, जहां पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दीं। 69 लोग मौके पर ही मारे गए। ये घटना मंडेला और उनके साथियों के दिल में गहरे घाव छोड़ गई। उन्हें समझ आया कि यह सरकार सिर्फ कानूनों से ही नहीं, बल्कि खून और गोलियों से भी रंगभेद को जिंदा रखना चाहती है। गोरों का तर्क। गोरों का कहना था कि वे सभ्यता ला रहे हैं। उनका दावा था कि काले लोग पिछड़े हैं और उन्हें उनके स्तर के अनुसार ही रहना चाहिए। ये तर्क सुनकर मंडेला को गुस्सा आता, क्योंकि उन्हें पता था कि सभ्यता का कोई रंग नहीं होता। भारतीयों की स्थिति। यहाँ एक रोचक तथ्य है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग भी बड़ी संख्या में रहते थे। गांधी जी के समय से ही उनके साथ भी भेदभाव होता था। उन्हें भी अलग बस्तियों में रखा जाता और कई नौकरियों से वंचित कर दिया जाता। इसलिए भारतीय और अफ्रीकी अश्वेत दोनों रंगभेद की मार झेल रहे थे। यही वजह थी कि मंडेला हमेशा गांधी जी की शिक्षाओं का उल्लेख करते थे। मंडेला का अनुभव। युवा मंडेला ने अपनी आंखों से ये सब देखा। उन्होंने मजदूरों को पुलिस की लाठियों से पीटते देखा। उन्होंने छात्रों को स्कूल से बाहर निकाला जाता देखा। उन्होंने गरीब परिवारों को जमीन से बेदखल होते देखा। ये दृश्य उनके दिल में आग की तरह जलते रहे। वे जानते थे कि अगर इस अन्याय को चुनौती न दी गई तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी में घुटकर मरेगी। रंगभेद का मनोवैज्ञानिक असर। सबसे खतरनाक असर ये था कि अश्वेत लोग धीरे धीरे यह मानने लगे कि वे सचमुच कमतर हैं। यही असली जीत थी गोरों की। लेकिन मंडेला ने ठान लिया कि वे इस मानसिक गुलामी को तोड़ेंगे। वे कहते थे, सबसे बड़ा हथियार अत्याचारी के पास ये होता है कि वह पीड़ित की आत्मा को छोटा बना दे। मंडेला की प्रतिक्रिया। 1960 के दशक तक मंडेला और उनके साथी शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे थे, लेकिन शापविल नरसंहार ने उनका विश्वास तोड़ दिया। अब उन्हें लगा कि अहिंसा के साथ साथ प्रतिरोध के दूसरे रूप भी जरूरी हैं। उन्होंने उमखोंटो वीसेज़वे नेशन का भाला नामक संगठन बनाया, जिसने रंगभेद के प्रतीकों, सरकारी दफ्तर, बिजलीघर पर हमले शुरू किए। लेकिन ध्यान रहे, उन्होंने कभी आम नागरिकों पर हमला नहीं किया। उनकी लड़ाई सत्ता से थी, इंसानों से नहीं। निष्कर्ष। रंगभेद सिर्फ एक नीति नहीं थी, बल्कि पूरी व्यवस्था का जहर था। ये जहर समाज की हर नस में दौड़ रहा था। नेल्सन मंडेला का जीवन इसी जहर को खत्म करने की कोशिश का नाम है। उन्होंने साबित किया कि चाहे जंजीरें कितनी भी मजबूत क्यों न हों, इंसान की आज़ादी की चाह उनसे कहीं बड़ी होती है। अब आगे हम चलेंगे बिंदु राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत पर, जहां मंडेला रंगभेद के इस अन्याय के खिलाफ खुलकर आंदोलन का चेहरा बनते हैं। आंदोलन की पहली लहर। जोहान्सबर्ग में पढ़ाई और वकालत के दौरान नेल्सन मंडेला का सामना उन सच्चाइयों से हुआ जिनसे वे अब तक बचपन में केवल सुनते आए थे। मजदूरों की कराह, किसानों का शोषण, पुलिस की बेरहम लाठियां, इन सब ने मंडेला को बेचैन कर दिया। वे समझ गए थे कि केवल अदालतों में केस लड़ने से व्यवस्था नहीं बदलेगी, व्यवस्था को चुनौती देनी होगी। इसी दौरान उनकी दोस्ती वॉल्टर सिसुलू, ओलिवर टैम्बो और अन्य कार्यकर्ताओं से गहरी हुई।
ये दोस्ती किसी साधारण मेलजोल की तरह नहीं थी, बल्कि आने वाले दशकों की राजनीतिक लड़ाई की नींव थी। अंक से जुड़ाव। 1912 में बनी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अंक, पहले से ही रंगभेद के खिलाफ काम कर रही थी। लेकिन ये संगठन शांतिपूर्ण याचिकाओं और निवेदनों तक ही सीमित था। 1943 में मंडेला अंक में शामिल हुए। वे शुरू में युवाओं के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा बने, लेकिन जल्दी ही उनकी प्रतिभा सबको दिखने लगी। 1944 में उन्होंने और उनके साथियों ने अंक यूथ लीग ANCYL बनाए। इसका मकसद था कि पुराने नेताओं के शांत और धीमे तरीकों की जगह युवाओं की ऊर्जा और आक्रामक रणनीति अपनाई जाए। मंडेला का कहना था, हम केवल याचिका देकर इंतजार नहीं कर सकते, हमें इस अन्याय को सीधे चुनौती देनी होगी। पहली राजनीतिक गतिविधियां। 1948 में जब रंगभेद कानून औपचारिक रूप से लागू हुए, तो मंडेला और उनके साथियों ने जनता को जागरूक करना शुरू किया। वे गांव-गांव जाकर बताते कि पासबुक कानून का क्या मतलब है, मजदूरों को उनके अधिकार समझाते और छात्रों को पढ़ाई के हक के लिए खड़ा करते। 1952 में अंक ने डिफायंस कैंपेन शुरू किया। यह एक बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें लोग जानबूझकर रंगभेद कानून तोड़ते, बिना पासबुक के गोरे इलाके में जाते, अलग बस या पार्क में बैठ जाते, सिर्फ गोरों के लिए लिखे हुए इलाकों में घुस जाते। सरकार ने इसका जवाब गिरफ्तारी और हिंसा से दिया। हजारों लोग जेल में डाले गए। लेकिन यह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर सरकार से भिड़े। मंडेला इस अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख बने। वे शहर शहर जाकर लोगों को हिम्मत बंधाते। उन्होंने कहा, अगर हम डरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी डर में जिएंगी, अगर हम खड़े होंगे तो वे गर्व से जिएंगी। मंडेला और जनता का रिश्ता। मंडेला की खासियत ये थी कि वे आम लोगों की भाषा बोलते थे। वे न तो सिर्फ अंग्रेजी में भाषण देते और न ही केवल कानूनी शब्दों में। वे मजदूरों से मजदूर की तरह, किसानों से किसान की तरह और छात्रों से छात्र की तरह बात करते। उनका व्यक्तित्व करिश्माई था, लंबा कद, गहरी आंखें और सधी हुई आवाज। जब वे बोलते तो भीड़ में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती। 1955 फ्रीडम चार्टर। 1955 में अंक और कई अन्य संगठनों ने मिलकर एक बड़ा सम्मेलन किया, कांग्रेस ऑफ द पीपल। यहाँ एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश किया गया, फ्रीडम चार्टर। इसमें कहा गया, देश की जमीन और खदानें सभी नागरिकों की होंगी, शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए समान होंगे, नस्लीय भेदभाव पूरी तरह खत्म किया जाएगा। ये चार्टर दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र की नींव बना, लेकिन सरकार ने इसे देशद्रोह करार दिया। गिरफ्तारी और मुकदमे। 1956 में मंडेला और 155 नेताओं पर देशद्रोह का केस चला। यह मुकदमा 4 साल तक चला। मंडेला हर सुनवाई में जनता से कहते, अगर हमें देशद्रोही कहा जाता है सिर्फ इसलिए कि हम बराबरी चाहते हैं, तो हाँ, हम देशद्रोही हैं। आखिरकार सब बरी हो गए, लेकिन सरकार का संदेश साफ था, हम डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन तुम्हें झुकाएंगे। 1960 शापविल नरसंहार और मोड़। 21 मार्च 1960 को शापविल कस्बे में लोग पासबुक कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां बरसा दी। 69 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। ये घटना मंडेला के लिए निर्णायक साबित हुई। अब तक वे गांधीजी की तरह अहिंसक मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन शापविल ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या केवल अहिंसा ही पर्याप्त है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर फैसला किया कि अब सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है। उमखोंटो वी सिजवे, MK, राष्ट्र का भाला। 1961 में मंडेला ने उमखोंटो वी सिजवे, MK, नामक गुप्त संगठन बनाया, जिसका अर्थ है राष्ट्र का भाला। यह अंक की सैन्य शाखा थी। इसका उद्देश्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकारी ढांचों, बिजलीघरों और संचार नेटवर्क को निशाना बनाना था, ताकि सत्ता को झकझोरा जा सके। मंडेला ने साफ कहा, हमारी लड़ाई लोगों के खिलाफ नहीं है,
बल्कि अन्याय के प्रतीकों के खिलाफ है। भूमिगत जीवन। इसके बाद मंडेला भूमिगत हो गए। वे गुप्त ठिकानों से काम करते, देश भर में घूमते और अलग अलग रूप में जनता से मिलते। इस वजह से उन्हें ब्लैक पिम्पनल कहा जाने लगा, जैसे किसी फिल्म का नायक हर जगह मौजूद हो पर पकड़ में न आए। लेकिन सरकार की नज़र उन पर थी। वे जानते थे कि अगर मंडेला पकड़े गए तो आंदोलन को बड़ा झटका लगेगा। निष्कर्ष, ये दौर मंडेला की राजनीतिक यात्रा का सबसे रोमांचक और खतरनाक समय था। उन्होंने जनता को संगठित किया, कानून तोड़कर आंदोलन खड़ा किया, लोकतंत्र का सपना दिया। और जब अहिंसा से बदलाव न हुआ तो हथियार उठाने का कठिन निर्णय भी लिया। मंडेला अब केवल एक वकील या कार्यकर्ता नहीं रहे, बल्कि जनता के सच्चे नेता बन चुके थे। उनकी छवि डर से परे और उनके शब्द आग से ज्यादा गर्म थे। यही संघर्ष उन्हें उस मुकदमे तक ले गया जिसमें उन्हें आजीवन कारावास मिला, और यहीं से उनकी सबसे लंबी लड़ाई शुरू हुई। अब अगला अध्याय है कैद और कठिनाइयाँ। यह अध्याय नेल्सन मंडेला की जिंदगी का सबसे कठिन मगर सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। 27 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए गए वो दिन। गिरफ्तारी का क्षण। 1962 में नेल्सन मंडेला को गुप्त बैठकों और विदेशी यात्राओं से लौटते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था लोगों को भड़काने और हिंसा की साजिश रचने का। शुरुआत में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन असली झटका 1964 में आया, जब रिवोनिया ट्रायल में उन्हें और उनके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस ऐतिहासिक मुकदमे में मंडेला ने एक ऐसा भाषण दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, मैंने लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का सपना देखा है, जहां सभी लोग शांति और समान अवसर के साथ रहते हैं। यह एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जी भी सकता हूं और यदि आवश्यक हो तो मर भी सकता हूं। ये बयान सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। सरकार चाहती थी कि वे डर जाएं, लेकिन मंडेला ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया को हिला दिया। जेल की सलाखों के पीछे। मंडेला को रॉबिन आइलैंड जेल भेजा गया, समुद्र के बीच एक कठोर जेल जहां काले कैदियों के साथ अमानवीय बर्ताव होता था। वहां उन्हें रोज पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता, जिससे उनकी आंखें और पीठ बुरी तरह चोटिल हो जाती। खाना बेहद घटिया दिया जाता, अक्सर सिर्फ मकई की रोटी और पतली सूप। बिस्तर की जगह पतली चटाई होती, जिससे रात भर नींद पूरी नहीं हो पाती। वे महीनों तक अपनी पत्नी और बच्चों से नहीं मिल पाते। जेलर उन्हें तोड़ने की कोशिश करते। कभी उन्हें अकेले कालकोठरी में डाल दिया जाता, कभी मुलाकात का अधिकार छीन लिया जाता। मंडेला का धैर्य। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मंडेला टूटे नहीं। उन्होंने पत्थर तोड़ते समय गाने गाए, साथियों से कहानियां साझा कीं और जेल के भीतर भी एक यूनिवर्सिटी बना डाली। कैदी आपस में किताबें पढ़ते, चर्चा करते और राजनीति की शिक्षा देते। मंडेला कहते थे, जेल हमें कैद कर सकती है, लेकिन हमारे विचारों को नहीं। यही वजह थी कि रॉबिन आइलैंड को कैदियों ने मजाक में रॉबिन आइलैंड यूनिवर्सिटी कहना शुरू कर दिया। परिवार से दूरी। सबसे दर्दनाक हिस्सा था परिवार से दूरी। मंडेला की पत्नी विनी मंडेला पर भी लगातार पुलिस की नज़र रहती। उन्हें प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया। बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन पिता का साथ नहीं था। मंडेला को हर मुलाकात के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता, और मुलाकात भी मोटी कांच की दीवार के पार। कुछ ही मिनटों की। एक पिता के लिए ये पीड़ा असहनीय होती है, लेकिन मंडेला ने इसे भी सहा, क्योंकि वे जानते थे कि उनका निजी बलिदान पूरी जनता की आज़ादी के लिए है। दुनिया का दबाव। जेल में रहते हुए भी मंडेला की कहानी दुनिया भर में फैलने लगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाई। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अफ्रीका पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। फ्री नेल्सन मंडेला का नारा यूरोप, अमेरिका और एशिया की सड़कों पर गूंजने लगा। भारत में भी लोगों ने मंडेला का समर्थन किया। उन्हें गांधी जी का शिष्य माना गया, जिसने अफ्रीका की धरती पर सत्याग्रह को जिंदा रखा।
जेल के भीतर नेतृत्व। जेल में भी मंडेला नेता बने रहे। अगर खाना घटिया होता तो वे जेलर से शांतिपूर्वक बहस करते। अगर किसी साथी को सजा दी जाती तो वे सबको हिम्मत बंधाते। वे जेलरों से भी सम्मान से पेश आते ताकि उन्हें दिखा सके कि असली ताकत विनम्रता में है। धीरे धीरे जेलर भी उनका सम्मान करने लगे। वे समझ गए कि यह कैदी सिर्फ एक अपराधी नहीं है बल्कि असली नेता है। 27 साल की कैद। सोचिए, 27 साल, किसी इंसान की पूरी जवानी, पूरा जीवन काल। दूसरे लोग इतने लंबे समय में बूढ़े हो जाते हैं, सपने मर जाते हैं, लेकिन मंडेला का सपना और मजबूत होता गया। वे कहते थे, मैं जेल में ये सोचकर नहीं जीता था कि मैं कब बाहर जाऊंगा। मैं इस सोच के साथ जीता था कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे लोग आज़ाद होंगे। रिहाई की राह। 1980 के दशक तक दुनिया भर में रंगभेद विरोधी आंदोलन तेज हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी और सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। 1989 में राष्ट्रपति एफडब्ल्यू द क्लर्क ने बदलाव की जरूरत समझी। 11 फरवरी 1990 को, लगभग 27 साल बाद, नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हुए। उस दिन दुनिया भर के टेलीविज़न पर एक ही तस्वीर थी, सफ़ेद बालों वाले मंडेला हाथ हिलाते हुए, हजारों समर्थकों के बीच जेल से बाहर निकलते हुए। ये दृश्य सिर्फ दक्षिण अफ्रीका नहीं बल्कि पूरी मानवता की जीत था। निष्कर्ष। मंडेला की कैद की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा संघर्ष केवल बाहर की लड़ाई नहीं होती बल्कि भीतर की भी होती है। 27 साल जेल में रहकर भी अगर कोई इंसान नफरत से नहीं बल्कि क्षमा और मेल मिलाप की सोच से बाहर आता है तो वही असली नेता है। अब आगे हम चलेंगे बिंदु, जेल से आज़ादी तक का सफ़र पर, जिसमें मंडेला की रिहाई और उसके बाद का ऐतिहासिक परिवर्तन सामने आता है। ये हिस्सा नेल्सन मंडेला की जीवन यात्रा का सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक दौर है, जब एक व्यक्ति जेल की सलाखों से निकलकर पूरी दुनिया के लिए उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन गया। जेल से रिहाई का ऐतिहासिक दिन, 11 फरवरी 1990। ये तारीख दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज है। 27 साल की लंबी कैद के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर निकले। उनकी रिहाई का ऐलान अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे वर्षों की राजनीतिक बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दक्षिण अफ्रीका की बदलती परिस्थितियां थीं। राष्ट्रपति एफडब्ल्यू द क्लर्क ने 1989 में सत्ता संभालने के बाद समझा कि अब रंगभेद व्यवस्था को बनाए रखना असंभव है। दुनिया दक्षिण अफ्रीका से नफरत करने लगी थी, आर्थिक प्रतिबंध लग चुके थे और लोग विद्रोह पर उतर आए थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया 1. मंडेला को रिहा करना, 2. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस अंक पर से प्रतिबंध हटाना, 3. और एक नए लोकतांत्रिक दौर की शुरुआत करना। जनता का सैलाब। जब मंडेला जेल से निकले तो हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। लोग खुशी से झूम उठे, सड़कें फूलों और नारों से भर गईं। फ्री नेल्सन मंडेला का नारा, जो सालों से दुनिया भर में गूंज रहा था, अब हकीकत बन गया था। मंडेला जेल से बाहर निकलते ही अपनी पत्नी विनी मंडेला का हाथ पकड़कर चले। ये दृश्य पूरी दुनिया के टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारित हुआ। उस पल लोग रो रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, जैसे सदियों बाद सूरज निकला हो। पहला भाषण। उसी दिन मंडेला ने केप टाउन में अपने पहले भाषण में कहा, मैं यहाँ आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आप सबकी सामूहिक मेहनत और संघर्ष ने मुझे आज़ाद कराया है। हमारी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। हमें लोकतंत्र और समानता की ओर और कदम बढ़ाने होंगे। उन्होंने हिंसा या बदले की भावना से बात नहीं की। उन्होंने कहा, मैं बदला लेने नहीं बल्कि मेल मिलाप और शांति की राह पर चलना चाहता हूँ। सोचिए, कोई इंसान 27 साल जेल में गुजारे और बाहर आकर भी क्षमा और भाईचारे की बात करे, यह एक अद्भुत आत्मशक्ति का प्रमाण था। राजनीतिक बातचीत की शुरुआत। अब असली परीक्षा शुरू हुई। अंक और मंडेला को जनता का समर्थन था, लेकिन सरकार और श्वेत समुदाय अभी भी डर में जी रहे थे।
वे सोचते थे कि सत्ता हाथ से निकल जाएगी और काले लोग बदला लेंगे। मंडेला का काम था इन दोनों के बीच पुल बनाना। उन्होंने राष्ट्रपति द क्लर्क से बातचीत शुरू की। दोनों ने तय किया कि रंगभेद कानून धीरे धीरे हटाए जाएंगे, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाएगा और एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं था। कई बार बातचीत टूट गई, कई जगह हिंसा हुई। कट्टरपंथी गुट मंडेला की हत्या तक करना चाहते थे। मंडेला की रणनीति। मंडेला ने एक अद्भुत संतुलन दिखाया। वे जनता से कहते, धैर्य रखो, बदलाव आ रहा है। वे सरकार से कहते, डरो मत, हम बदला नहीं लेंगे। वे विरोधियों से कहते, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। उनका तरीका गांधी जी की तरह था, सत्य और मेल मिलाप। वे हमेशा कहते, हमारी आज़ादी अधूरी है अगर हम श्वेत भाइयों को दुश्मन समझेंगे। हमें सबको साथ लेकर चलना है। दुनिया भर का समर्थन। अब पूरी दुनिया मंडेला के पीछे खड़ी थी। अमेरिका और यूरोप ने दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डाला कि वे लोकतांत्रिक चुनाव करवाएं। भारत ने भी मंडेला को महात्मा गांधी के शिष्य के रूप में सम्मान दिया। संयुक्त राष्ट्र ने रंगभेद के खिलाफ कठोर प्रस्ताव पास किए। मंडेला अब केवल दक्षिण अफ्रीका के नेता नहीं रहे, वे पूरी मानवता के नायक बन चुके थे। संघर्ष और हिंसा। फिर भी रास्ता आसान नहीं था। 1990 से 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में कई जगह जातीय दंगे और हत्याएं हुईं। कभी कभी लगता था कि देश गृहयुद्ध में डूब जाएगा, लेकिन हर बार मंडेला आगे आए और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य सत्ता पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है एक ऐसा देश बनाना जहां हर इंसान इज्जत और बराबरी से रह सके। 1993 का नोबेल शांति पुरस्कार। 1993 में मंडेला और राष्ट्रपति द क्लर्क को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण अफ्रीका के लिए था, जिसने सदियों की गुलामी और भेदभाव के बाद एक नई सुबह की ओर कदम बढ़ाया। लोकतांत्रिक चुनाव की तैयारी। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की घोषणा हुई। अब हर वयस्क नागरिक, चाहे काला हो या गोरा, वोट डाल सकता था। ये चुनाव दुनिया का ध्यान खींचने वाला ऐतिहासिक अवसर बन गया। लोग गांव-गांव से पैदल आए, लंबी लाइनों में खड़े हुए। कई बुजुर्गों ने कहा, आज पहली बार हमें लगता है कि हम भी इंसान हैं। मंडेला की जीत। 27 अप्रैल 1994 को जब चुनाव परिणाम आया, नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अंक ने भारी जीत दर्ज की और 10 मई 1994 को मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। यह वही देश था जहां कभी काले लोगों को इंसान नहीं माना जाता था, और अब वही देश उन्हें राष्ट्रपति बनाकर सम्मान दे रहा था। इस अध्याय का सार। मंडेला की रिहाई से राष्ट्रपति बनने तक का ये सफ़र हमें दिखाता है धैर्य और क्षमा की शक्ति क्या होती है। कैसे एक व्यक्ति पुल बन सकता है दुश्मनी और दोस्ती के बीच, और कैसे असंभव दिखने वाली दीवारें भी ढह सकती हैं। नेल्सन मंडेला ने हमें ये सिखाया कि असली जीत केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि दिल जीतना है। अब आगे हम बढ़ेंगे बिंदु, राष्ट्रपति बनना और नई उम्मीदें पर, जहां मंडेला का सबसे बड़ा सपना हकीकत बना जब उन्होंने सत्ता संभाली और एक नए दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी। ये हिस्सा नेल्सन मंडेला की जिंदगी का सबसे सुनहरा और ऐतिहासिक पड़ाव है, जब उन्होंने केवल दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि सत्ता का इस्तेमाल बदले के लिए नहीं, बल्कि भविष्य बनाने के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ। 10 मई 1994, प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका का राजधानी शहर। यूनियन बिल्डिंग्स के सामने लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। यह वही जगह थी जहां कभी केवल गोरे नेताओं के लिए जगह होती थी, लेकिन आज वहां एक ऐतिहासिक क्षण घट रहा था। नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले थे। भीड़ में न केवल दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, बल्कि दुनिया भर से आए नेता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। भारत से भी खास प्रतिनिधि पहुंचे थे, क्योंकि मंडेला हमेशा कहते थे,
मैं गांधी जी की शिक्षाओं से प्रेरित हूँ। जब मंडेला ने मंच पर कदम रखा तो भीड़ में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे पूरी दुनिया उनकी आवाज़ सुनना चाहती हो। उन्होंने शपथ लेते समय कहा, मैं आज यह वचन देता हूँ कि मैं कभी किसी को दबाऊंगा नहीं और कभी किसी से दबूंगा नहीं। अब से ये देश सबका है, काला, गोरा, अमीर, गरीब, सबका। ये शब्द केवल एक घोषणा नहीं थे, बल्कि सदियों के जख्मों पर मरहम थे। सत्ता में आने के बाद की चुनौतियां। मंडेला अब राष्ट्रपति बन चुके थे, लेकिन उनके सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। 1. देश जातीय हिंसा और विभाजन से टूटा हुआ था। 2. अर्थव्यवस्था कमजोर थी, बेरोजगारी बढ़ी हुई थी। 3. गरीबों के पास घर, स्कूल और अस्पताल तक नहीं थे। 4. श्वेत लोग डर में जी रहे थे कि शायद अब उनके साथ बदला लिया जाएगा। इस हालात में मंडेला को एक नेता से बढ़कर एक पिता की भूमिका निभानी थी। मंडेला का पहला संदेश, मेल मिलाप। राष्ट्रपति बनने के बाद मंडेला का पहला काम था देश को यह विश्वास दिलाना कि अब बदले की राजनीति नहीं होगी। उन्होंने संसद में कहा, अगर हम बदला लेंगे तो ये देश दोबारा जल उठेगा। हमें नफरत नहीं, प्यार और समझदारी से काम लेना होगा। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार कहा, अब काला या गोरा नहीं, हम सब एक हैं। रंगभेद का युग खत्म हो चुका है। अब हमें एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है, खेल के जरिए एकता। मंडेला जानते थे कि राजनीति और भाषण काफी नहीं होंगे। देश को जोड़ने के लिए उन्हें एक ऐसा माध्यम चाहिए था जो लोगों के दिलों को छू सके। उन्होंने खेलों को चुना। 1995 में दक्षिण अफ्रीका में रग्बी वर्ल्ड कप हुआ। रग्बी वहां हमेशा गोरे लोगों का खेल माना जाता था। काले लोग इसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन मंडेला ने सोचा, अगर इस खेल को सबका बना दिया जाए तो यह एकता का प्रतीक बन सकता है। फाइनल मैच से पहले मंडेला मैदान में टीम की जर्सी पहनकर पहुंचे। जब उन्होंने कैप्टन फ्रैंकोइस पीनार से हाथ मिलाया तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा। दक्षिण अफ्रीका ने वह मैच जीत लिया और लाखों लोगों ने पहली बार महसूस किया कि खेल सचमुच जातियों को जोड़ सकता है। इस घटना को बाद में फिल्म इन्विक्टस में भी दिखाया गया। सच्चाई और मेल मिलाप आयोग, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन। मंडेला जानते थे कि देश के जख्म बहुत गहरे हैं। लाखों लोगों को रंगभेद में मारा गया, यातनाएं दी गईं, परिवार टूटे। अगर इन सब का हिसाब लेने बैठते तो देश फिर से गृहयुद्ध में फंस जाता। इसलिए मंडेला ने एक अनोखा तरीका चुना, सच्चाई और मेल मिलाप आयोग, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन। इस आयोग में पीड़ित और अपराधी दोनों को बुलाया जाता। अपराधियों को मौका दिया जाता कि वे खुलकर अपने अपराध स्वीकार करें और माफ़ी मांगें। जो सच्चाई बताता और पछतावा दिखाता, उसे माफ़ कर दिया जाता। ये तरीका आसान नहीं था। कई पीड़ितों के लिए अपने दुश्मन को माफ़ करना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे इस प्रक्रिया ने देश को बदले की आग से बचा लिया। शिक्षा और विकास पर जोर। मंडेला हमेशा कहते थे, शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। नए स्कूल बनाए गए, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी गई, लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनका सपना था एक ऐसा दक्षिण अफ्रीका जहां हर बच्चा पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। श्वेत समुदाय को साथ लाना। मंडेला ने केवल काले लोगों के लिए काम नहीं किया, बल्कि श्वेत लोगों को भी भरोसा दिलाया कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने सरकारी अफसरों, पुलिस और सेना में श्वेत अधिकारियों को उनके पदों पर बनाए रखा। उन्होंने कहा, अगर हम सबको साथ नहीं रखेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इससे श्वेत लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगे कि मंडेला सचमुच सभी के राष्ट्रपति हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो पूरी दुनिया उनकी ओर देखने लगी। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और यूरोप ने उन्हें सबसे बड़े लोकतांत्रिक नेता के रूप में सराहा। संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई, उनका जन्मदिन, को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे घोषित किया।
उन्हें गांधी जी की तरह शांति और समानता का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रपति कार्यकाल का अंत। मंडेला 1999 तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं नेता बनने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता दिखाने के लिए आया था। अब नए लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहाँ मंडेला ने साबित कर दिया कि असली नेता वही होता है जो सत्ता से चिपक कर नहीं बैठता, बल्कि सही समय पर हटकर अगली पीढ़ी को मौका देता है। इस अध्याय का सार। नेल्सन मंडेला का राष्ट्रपति काल हमें ये सिखाता है कि असली शक्ति बदले में नहीं, माफी और मेल मिलाप में है। देश को बदलने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि खेल, शिक्षा और संस्कृति की ताकत भी जरूरी होती है। नेता वही है जो सबको साथ लेकर चले, चाहे वे दोस्त हों या दुश्मन। अब आगे हम चलेंगे बिंदु, संघर्ष, त्याग और व्यक्तिगत जीवन की ओर, जहां हम जानेंगे कि सत्ता और राजनीति से परे मंडेला का निजी जीवन कैसा रहा और उन्होंने अपने परिवार और व्यक्तिगत त्याग को किस तरह स्वीकार किया। ये हिस्सा नेल्सन मंडेला की उस मानवीय और भावुक यात्रा को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आंदोलन ही नहीं, बल्कि अपने निजी जीवन में भी भारी त्याग और संघर्ष किए। परिवार और आंदोलन के बीच खिंचाव। नेल्सन मंडेला का जीवन केवल राजनीतिक संघर्ष तक सीमित नहीं था। वह एक साधारण इंसान भी थे, पति, पिता और दोस्त। लेकिन आंदोलन की आग में उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा झुलसता रहा। उनकी पहली पत्नी एवलिन मेस से शादी 1944 में हुई थी। उनसे 4 बच्चे हुए, लेकिन जैसे जैसे मंडेला राजनीति और आंदोलन में डूबते गए, घर में दरारें बढ़ने लगीं। एवलिन चाहती थी कि मंडेला परिवार के साथ रहें, लेकिन मंडेला को लगता था कि अगर वे परिवार तक सीमित रह गए, तो लाखों परिवारों का भविष्य कौन बचाएगा। आखिरकार 1958 में ये शादी टूट गई। विनी मंडेला से विवाह। इसके बाद मंडेला ने विनी मेडिकीजेला से विवाह किया। विनी खुद भी बहुत तेजतर्रार और आंदोलनकारी महिला थीं। शुरुआत में दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। जब मंडेला जेल गए, तो विनी ने आंदोलन की मशाल संभाली। वह मदर ऑफ द नेशन कहलाने लगीं। लेकिन समय के साथ विनी पर भी राजनीतिक और सामाजिक दबाव बढ़ने लगा। उन पर कई विवादित आरोप लगे। जब मंडेला जेल से बाहर आए, तो उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। आखिरकार 1996 में दोनों ने तलाक ले लिया। बच्चों से दूरी। मंडेला का सबसे बड़ा त्याग उनके बच्चों के साथ रहा। वह जेल में रहे, आंदोलन में व्यस्त रहे, और अपने बच्चों की परवरिश का हिस्सा नहीं बन पाए। कई बार उनके बच्चे उनसे मिलने जेल आते, लेकिन उन्हें गले लगाने तक की अनुमति नहीं होती। मंडेला ने बाद में अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा, मेरे बच्चों ने मुझे पिता के रूप में नहीं, बल्कि एक पोस्टर पर बने नायक के रूप में जाना। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। जेल में निजी संघर्ष। जेल के 27 साल सिर्फ राजनीतिक कैद नहीं थे, बल्कि एक इंसान के लिए असहनीय त्याग भी थे। परिवार से दूर रहना, पत्नी से महीनों तक पत्र न मिलना, बच्चों के बड़े होने का हिस्सा न बन पाना, माँ की मौत की खबर पर भी अंतिम संस्कार में न जा पाना। कल्पना कीजिए, एक बेटा अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल न हो सके। ये कितना बड़ा दर्द होगा। लेकिन मंडेला ने ये सब सहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह त्याग एक दिन पूरे देश को आज़ादी दिलाएगा। व्यक्तिगत पसंद और रुचियाँ। नेल्सन मंडेला सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, उनका व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी था। उन्हें संगीत सुनना पसंद था, खासकर अफ्रीकी ड्रम और लोकगीत। उन्हें बॉक्सिंग का शौक था। वे खेलों में सक्रिय रहते थे और मानते थे कि खेल इंसान को अनुशासन और साहस सिखाता है। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने राजनीति से भी बॉक्सिंग के नियम सीखे हैं। कभी हार मत मानो और गिरकर भी दोबारा उठो। त्याग का फल। मंडेला के त्याग ने ही उन्हें महात्मा गांधी जैसी ऊंचाई दी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने कभी अपने निजी दर्द को सार्वजनिक शिकायत नहीं बनाया। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाया, तो यह मेरी व्यक्तिगत हार है।
लेकिन अगर मेरे त्याग से लाखों बच्चे अपने माता पिता के साथ सुरक्षित जीवन जी पाएंगे तो ये जीत है। व्यक्तिगत जीवन से मिली शिक्षाएं। मंडेला का निजी जीवन हमें ये सिखाता है कि महान उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत त्याग करना पड़ता है। परिवार का दर्द सबसे बड़ा होता है, लेकिन सही मकसद के लिए कभी कभी इसे सहना पड़ता है। नायक भी इंसान होते हैं, उनकी भी कमजोरियां और संघर्ष होते हैं। भारत के संदर्भ में भारतीय श्रोताओं के लिए मंडेला का ये पहलू बहुत करीब का लगता है। जैसे महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका और भारत में संघर्ष करते हुए परिवार से दूरी झेली, वैसे ही मंडेला ने भी अपने निजी जीवन का त्याग किया। दोनों की जीवन यात्रा ये दिखाती है कि महानता की कीमत हमेशा निजी बलिदान होती है। कहानी का मानवीय पक्ष। कल्पना कीजिए, एक पिता है जो अपने बच्चों को सोते हुए देखने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जेल की सलाखें उसे रोक देती हैं। एक पति है जो अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करना चाहता है, लेकिन राजनीति और साजिशें उसके रिश्ते तोड़ देती हैं। एक बेटा है जो अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है, लेकिन जेल का गेट उसके सामने बंद हो जाता है। और फिर भी यही आदमी पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। यही नेल्सन मंडेला का सबसे गहरा, मानवीय और प्रेरणादायी पहलू है। इस अध्याय का सार। नेल्सन मंडेला का व्यक्तिगत जीवन हमें ये सिखाता है कि त्याग के बिना महानता संभव नहीं। निजी दर्द से गुजरकर भी इंसान दूसरों के लिए रोशनी बन सकता है। असली नायक वही है जो अपनी कमजोरियों और पीड़ा को ताकत में बदल ले। अब हम आगे चलेंगे बिंदु विश्व के लिए प्रेरणा की ओर, जहां हम देखेंगे कि मंडेला केवल दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए साहस, शांति और उम्मीद का प्रतीक बन गए। दक्षिण अफ्रीका से पूरी दुनिया तक। नेल्सन मंडेला की कहानी केवल दक्षिण अफ्रीका की नहीं है, वह कहानी है पूरी मानवता की, जो अन्याय, असमानता और गुलामी के खिलाफ उठ खड़ी हुई। दक्षिण अफ्रीका की जेल से निकला यह व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए आशा का प्रतीक बन गया। जैसे ही 1990 में मंडेला जेल से बाहर आए, पूरी दुनिया ने टीवी पर यह ऐतिहासिक दृश्य देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ हवा में लहरा रहे थे और आंखों में वह चमक थी जो बताती थी, आज़ादी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि हर इंसान का अधिकार है। गांधी और मंडेला की विरासत। भारत में लोग उन्हें अक्सर महात्मा गांधी से जोड़ते हैं। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत की थी और मंडेला ने उसी भूमि पर उसे सफलता तक पहुंचाया। मंडेला खुद कहते थे, गांधी ने हमें सिखाया कि अहिंसा से भी साम्राज्यों को हिलाया जा सकता है। मैं उनका सिपाही हूँ। इसलिए भारतीय जनता के लिए मंडेला केवल अफ्रीकी नेता नहीं, बल्कि गांधी के विचारों का जीवित स्वरूप बन गए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। मंडेला की लोकप्रियता केवल उनके देश तक सीमित नहीं रही। 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 1990 में भारत ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई देशों ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए। दुनिया ने उन्हें जीवित किंवदंती कहा। ये बहुत दुर्लभ है कि कोई नेता अपने जीवन काल में ही इतना विश्वव्यापी सम्मान पाए। प्रेरणा का स्रोत। क्षमा की शक्ति। मंडेला का सबसे बड़ा संदेश था क्षमा। जब वह जेल से बाहर निकले तो वह आसानी से प्रतिशोध की राह चुन सकते थे, क्योंकि 27 साल की कैद, अपमान और अत्याचार किसी को भी हिंसा की ओर धकेल देते। लेकिन मंडेला ने कहा, अगर मैं जेल से नफरत लेकर बाहर निकलता तो मैं अब भी कैदी ही होता। यह वाक्य पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया। अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन, यूरोप में समानता की मांग, एशिया में लोकतंत्र की आवाज, सबको मंडेला के इस संदेश से ऊर्जा मिली। खेलों में प्रतीक। 1995 का रग्बी विश्व कप दक्षिण अफ्रीका की एकता का प्रतीक बन गया। मंडेला ने उस समय रग्बी टीम का समर्थन किया, जिसे श्वेत लोग पसंद करते थे और अश्वेत नफरत करते थे। फाइनल मैच में मंडेला हरे रंग की स्प्रिंगबॉक जर्सी पहनकर आए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि
खेल भी विभाजन मिटाकर एकता का माध्यम बन सकता है। ये दृश्य बाद में फिल्म इन्विक्टस में भी दिखाया गया। शिक्षा का संदेश। मंडेला हमेशा कहते थे, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। उनका ये कथन संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और दुनिया के लाखों स्कूलों की दीवारों पर लिखा गया। भारत में भी कई स्कूलों और कॉलेजों ने इस विचार को अपनाया। आज जब कोई बच्चा ये सुनता है तो उसके लिए मंडेला सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि शिक्षक बन जाते हैं। वैश्विक संघर्षों में मंडेला का योगदान। मंडेला ने दुनिया भर में शांति और न्याय के लिए आवाज उठाई। उन्होंने इराक युद्ध का विरोध किया, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच शांति की अपील की, HIV/AIDS के खिलाफ जागरूकता चलाई। ये सब उन्होंने तब किया जब वे राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि एक वरिष्ठ नागरिक बन चुके थे। यानी उनकी प्रेरणा सत्ता पर नहीं बल्कि मानवता पर आधारित थी। युवाओं के लिए आदर्श। दुनिया के युवा मंडेला को अपना रोल मॉडल मानते हैं क्योंकि उन्होंने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद मत छोड़ो। जेल की सलाखें भी सपनों को नहीं रोक सकती। असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि संवाद और क्षमा में है। भारत में भी युवाओं के बीच उनका नाम बहुत लोकप्रिय है। कई छात्र संगठनों ने उनके विचारों पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की। मंडेला डे 67 मिनट सेवा। संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई, मंडेला का जन्मदिन, को मंडेला डे घोषित किया। इस दिन हर इंसान से अपील की जाती है कि वह कम से कम 67 मिनट किसी सामाजिक सेवा में लगाए। ये 67 मिनट मंडेला के 67 साल के संघर्ष का प्रतीक हैं। भारत में भी कई स्कूल, कॉलेज और NGO इस दिन सामुदायिक सेवा करते हैं, जैसे सफाई अभियान, रक्तदान, गरीबों की मदद। यानी मंडेला का जन्मदिन अब सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का त्योहार बन गया। मंडेला की वैश्विक छवि। दुनिया उन्हें अलग अलग नामों से जानती है। दक्षिण अफ्रीका में लोग उन्हें मदीबा कहते हैं। बच्चे उन्हें टाटा यानी दादा कहते थे। पूरी दुनिया उन्हें ग्लोबल आइकन कहती है। ये सम्मान किसी एक पद या जीत से नहीं आया बल्कि उनके जीवन भर के त्याग और मानवीय दृष्टिकोण से मिला। भारतीय श्रोताओं के लिए विशेष जुड़ाव। भारत में मंडेला की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि उनकी कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से मेल खाती है। गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, सबकी तरह मंडेला ने भी जेल, त्याग और संघर्ष को अपनाया। इसलिए जब भारतीय जनता मंडेला की कहानी सुनती है तो उसे लगता है ये हमारी भी कहानी है। सार। नेल्सन मंडेला की प्रेरणा का दायरा बहुत व्यापक है। उन्होंने सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना जरूरी है। क्षमा और संवाद से भी दुश्मन दोस्त बन सकते हैं। शिक्षा और एकता ही समाज को बदलने की असली ताकत है। और सबसे बड़ी बात, एक इंसान पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब हम अगले भाग की ओर चलेंगे। भारत और नेल्सन मंडेला का रिश्ता। इसमें हम देखेंगे कि भारत और मंडेला के बीच क्या विशेष संबंध रहे, कैसे गांधी के विचारों ने उन्हें प्रभावित किया और भारत ने उन्हें अपना मानकर सम्मान दिया। प्रस्तावना। भारत और दक्षिण अफ्रीका भले ही भूगोल के लिहाज से दूर हों, लेकिन इतिहास की डोर से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक तरफ भारत ने सदियों तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद झेला, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की अमानवीय नीतियों का सामना किया। दोनों देशों की जनता ने स्वतंत्रता और समानता की लड़ाई लड़ी और इन दोनों संघर्षों को जोड़ने वाला सेतु बने महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला। गांधी से प्रेरणा। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की थी। वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत विकसित किए। गांधी का प्रभाव मंडेला पर गहराई से पड़ा। मंडेला अक्सर कहा करते थे, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को सत्याग्रह दिया और हमने उसी हथियार से रंगभेद की दीवार गिराई। वे हमारे राजनीतिक पिता हैं। भारत में मंडेला को गांधी का शिष्य माना जाता है। भारतीय श्रोताओं के लिए ये रिश्ता बड़ा ही भावुक और प्रेरणादायी है, क्योंकि ये दिखाता है कि गांधी के विचार सीमाओं से परे जाकर मंडेला जैसे नेता को गढ़ते हैं। भारत से मिले सम्मान। भारत ने मंडेला को अपने जैसा ही माना।
1990 में जब मंडेला जेल से रिहा हुए, भारत ने उन्हें बुलाया। दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। उनका भारत दौरा किसी विदेशी नेता का नहीं, बल्कि अपने परिवार के बुजुर्ग का स्वागत जैसा था। भारत ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान मंडेला के लिए बेहद खास था। उन्होंने कहा था, भारत रत्न मेरे लिए किसी भी अन्य पुरस्कार से अधिक पवित्र है, क्योंकि यह उस भूमि से आया है जिसने मुझे प्रेरणा दी। भारतीय नेताओं से संबंध। मंडेला का भारत के कई नेताओं से गहरा रिश्ता था। राजीव गांधी ने रंगभेद विरोधी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। इंदिरा गांधी के समय भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका से खेल और व्यापारिक संबंध तोड़ दिए थे। मंडेला ने नेहरू और पटेल को भी पढ़ा और सराहा। भारत ने रंगभेद नीति के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लगातार आवाज उठाई। ये जानकर भारतीय जनता को गर्व होता है कि मंडेला की लड़ाई में भारत उनका मजबूत सहयोगी रहा। सांस्कृतिक समानताएं। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश हैं। दोनों देशों में धर्म, भाषा और परंपराओं की विविधता है। मंडेला अक्सर कहते थे कि भारत की एकता में विविधता की भावना ने उन्हें प्रेरित किया कि दक्षिण अफ्रीका में भी सभी नस्लें साथ मिलकर रहें। उन्होंने एक बार कहा था, भारत ने दुनिया को दिखाया कि अलग अलग धर्म और जातियां एक राष्ट्र में शांति से रह सकती हैं। यही सपना मैंने अपने दक्षिण अफ्रीका के लिए देखा। भारतीय जनता का जुड़ाव। भारत की आम जनता भी मंडेला को अपने जैसा मानती थी। 1990 में उनके भारत दौरे के दौरान गांव-गांव में लोग उनके भाषण रेडियो पर सुनते थे। अखबारों में उन्हें अफ्रीका का गांधी कहा गया। भारत के स्कूलों में बच्चों ने मंडेला पर निबंध लिखे। कई हिंदी कवियों ने उनके सम्मान में कविताएं लिखीं। आज भी भारत के कई पाठ्यक्रमों में मंडेला के विचार पढ़ाए जाते हैं। मंडेला की भारत यात्रा। 1990 की यात्रा में मंडेला ने राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहां खड़े होकर उन्होंने कहा, अगर गांधी जी यहाँ न आए होते और सत्याग्रह का बीज न बोया होता, तो शायद दक्षिण अफ्रीका अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता। दिल्ली में दिए अपने भाषण में उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिश्ते को भाईचारे का रिश्ता कहा। उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता और दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी एक ही लड़ाई के दो अध्याय हैं। खेल और शिक्षा का संबंध। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट ने भी संबंध मजबूत किए। रंगभेद के समय भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही मंडेला सत्ता में आए और रंगभेद खत्म हुआ, भारत उन पहले देशों में था जिसने दक्षिण अफ्रीका से क्रिकेट संबंध दोबारा शुरू किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई भारतीय संस्थानों ने मंडेला फाउंडेशन का समर्थन किया। कई भारतीय प्रोफेसरों ने दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ाया। भारत में मंडेला की छवि। भारतीय मीडिया ने हमेशा मंडेला को विश्वगुरु की तरह प्रस्तुत किया। उनकी तस्वीरें अखबारों के पहले पन्नों पर छपती थीं। 1994 में जब वे राष्ट्रपति बने, तो भारत में टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ। गांव के लोग भी मंडेला को देखकर कहते थे, यह वही आदमी है जिसने गांधी जी की राह पकड़कर अपने देश को आज़ादी दिलाई। भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा। भारत के युवाओं के लिए मंडेला संघर्ष और धैर्य का प्रतीक हैं। कई छात्र संगठन और एनजीओ उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा में जुटे। भारत में मंडेला डे भी मनाया जाने लगा, जहां छात्र और युवा समाज के लिए काम करते हैं। भारतीय साहित्य और सिनेमा में मंडेला। भारत के कई लेखकों ने मंडेला पर किताबें लिखीं। हिंदी कवि और लेखकों ने उनके ऊपर कविताएं और निबंध लिखे। कुछ भारतीय फिल्मों में भी रंगभेद और मंडेला की छाया देखी जा सकती है। सारांश। भारत और मंडेला का रिश्ता साधारण नहीं था। ये रिश्ता था गांधी के विचारों से उपजा। रंगभेद विरोधी आंदोलन में भारत की भूमिका से मजबूत हुआ। भारत रत्न और यात्राओं से और गहरा हुआ। और सबसे बढ़कर जनता के दिलों के जुड़ाव से अमर हुआ। मंडेला के लिए भारत दूसरी मातृभूमि जैसा था।
और भारतीयों के लिए मंडेला गांधी की आत्मा का आधुनिक रूप। अब हम अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचते हैं, मंडेला की विरासत और आज की दुनिया में उनका महत्व। प्रस्तावना: नेल्सन मंडेला का जीवन केवल दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा, उनकी विरासत पूरे विश्व की धरोहर है। वह एक ऐसे नेता बने जिन्होंने राजनीति को इंसानियत से जोड़ा। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो पाते हैं कि उनकी सोच और संघर्ष हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। जेल से राष्ट्रपति तक प्रतीकात्मक यात्रा। मंडेला की यात्रा 27 साल की जेल से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की थी। ये यात्रा केवल सत्ता पाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह धैर्य, क्षमा और आशा का संदेश थी। उन्होंने हमें ये सिखाया कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति इंसान के इरादों को नहीं तोड़ सकती। आज जब दुनिया के युवा असफलताओं और चुनौतियों से घबराते हैं, मंडेला की कहानी उन्हें बताती है, अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ खड़े हैं तो कोई भी जेल आपकी आत्मा को कैद नहीं कर सकती। क्षमा की शक्ति। मंडेला की सबसे बड़ी विरासत है फॉरगिवनेस यानी क्षमा। 27 साल जेल में बिताने के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। उन्होंने कहा था, नफरत जहर है जिसे पीकर आप उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति मरेगा। मैं उस जहर से मुक्त होना चाहता था। आज की दुनिया, जहां धार्मिक, जातीय और राजनीतिक टकराव बढ़ रहे हैं, वहां मंडेला की यह सीख हर समाज के लिए जरूरी है। वह हमें बताते हैं कि नफरत से कभी जीत नहीं मिलती। सच्ची जीत हमेशा क्षमा और प्रेम में छुपी होती है। लोकतंत्र का आदर्श। मंडेला ने सत्ता मिलने के बाद कभी उसे अपनी संपत्ति नहीं माना। उन्होंने केवल एक कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। उनका कहना था कि सत्ता पर चिपके रहना लोकतंत्र को कमजोर करता है। आज जब दुनिया के कई देशों में नेता लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, मंडेला का यह उदाहरण हमें दिखाता है कि असली महानता सत्ता छोड़ने में है, न कि उससे चिपके रहने में। शिक्षा का महत्व। मंडेला अक्सर कहा करते थे, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। यह विचार भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां करोड़ों बच्चे आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। मंडेला की विरासत हमें ये याद दिलाती है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने का माध्यम है। वैश्विक स्तर पर विरासत। संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे घोषित किया। इस दिन दुनिया भर के लोग 67 मिनट समाज सेवा करते हैं। उनके जीवन के 67 सालों की सेवा का प्रतीक। चाहे अमेरिका हो या एशिया, यूरोप हो या अफ्रीका, मंडेला का नाम आज भी शांति और न्याय का पर्याय है। भारत में मंडेला की विरासत। भारत में मंडेला का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने गांधी के विचारों को जीवित रखा और उन्हें व्यवहार में उतारा। भारत के युवाओं के लिए वह एक आदर्श हैं, संघर्ष करने का साहस, दूसरों को माफ करने की शक्ति और लोकतंत्र के प्रति ईमानदारी। भारतीय समाज, जो अक्सर जाति और धर्म के नाम पर बंट जाता है, मंडेला से यह सीख सकता है कि विविधता कोई समस्या नहीं, बल्कि ताकत है। युवाओं के लिए सबक। मंडेला का जीवन हर युवा को 3 बड़े सबक देता है। 1. धैर्य और संघर्ष, मुश्किल समय में हार न मानना। 2. क्षमा और प्रेम, नफरत को छोड़कर इंसानियत अपनाना। 3. सपनों की ताकत, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखना। आज का युवा जब इन 3 बातों को अपने जीवन में उतारेगा, तभी वह समाज को बदल पाएगा। साहित्य, कला और संस्कृति में विरासत। दुनिया भर के साहित्य, फिल्मों और कला में मंडेला अमर हो गए हैं। किताबें, कविताएं, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में लगातार उनकी गाथा सुनाती रहती हैं। भारत में भी बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में उनका जीवन शामिल है, यानी आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीखती रहेंगी। दुनिया को जोड़ने वाला पुल। मंडेला केवल दक्षिण अफ्रीका के नेता नहीं थे, बल्कि दुनिया को जोड़ने वाले पुल थे। उन्होंने दिखाया कि इंसान की असली पहचान उसकी त्वचा का रंग नहीं, बल्कि उसका दिल और उसके कर्म हैं।
उनकी विरासत यह संदेश देती है कि अगर इंसानियत जीवित है तो दुनिया में किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। विरासत का सारांश। मंडेला की विरासत हमें ये बताती है कि संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन सफलता निश्चित है। कि नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा से समाज बनता है। कि सत्ता केवल सेवा का माध्यम है, व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं। कि शिक्षा से ही दुनिया को सही दिशा दी जा सकती है। उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे से बाहर निकलना चाहता है। निष्कर्ष। आज जब हम भारत में मंडेला को याद करते हैं तो लगता है मानो वह गांधी के पुनर्जन्म हो। उनकी आवाज़ हमें अब भी यही कहती है, दुनिया बदलने के लिए किसी महान जादू की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है केवल धैर्य, प्रेम और इंसानियत की। मंडेला भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार और उनकी विरासत आज भी जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगी। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।